नमस्कार। अब तक ह्यूमन जियोग्राफी सीरीज़ में जितनी भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और दूसरे जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके साथ इसके संबंधों के बारे में बात की। और आज हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में। तो अब तक हम ये जान चुके हैं कि मानव भूगोल जो है वो तीन जो मेन कंपोनेंट है उनसे बना है या उनका इसमें अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। और उन्हीं तीन कंपोनेंट्स में पहला है मानव जनसंख्या का क्षेत्रीय विश्लेषण, यानी हमारी पूरी अर्थ पे जितनी जनसंख्या है उसका वितरण कहाँ कहाँ है और उसकी जो जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं वो क्या हैं, उसके बारे में हम इस ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इसका जो दूसरा घटक है वो है मानव जनसंख्या एवं उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का पारिस्थितिकीय विश्लेषण, यानी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका वो जहाँ रह रही है, निवास कर रही है, वहाँ के वातावरण के साथ उसका जो संबंध है उसके बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। और तीसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। इसमें हम जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस पे कितनी एरियल डिफरेंशिएशन है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं कितनी हैं, उनका हम अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। तो इन तीन जो घटक हैं इसके कारण अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनसे मानव भूगोल का घनिष्ठ संबंध रहा है। और इसी कारण से मानव भूगोल में अनेक उपशाखाओं का विकास हुआ समय के साथ साथ। और 1930 तक आते आते मानव भूगोल का जो विभाजन है वो सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल में हुआ। और उसके बाद लगातार निरंतर नवीन जो शाखाएं हैं, अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, उनका जन्म होते रहा। उनमें राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांख्यिकी भूगोल, चिकित्सा भूगोल आदि शाखाएं मुख्य हैं। और वर्तमान समय में भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण और स्पेशलाइजेशन के कारण मानव भूगोल में कई जो हैं उपशाखाएं उनका विकास हुआ है और हो रहा है। लेकिन हम यहाँ मानव भूगोल की जो मुख्य शाखाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आगे चलकर जो मुख्य शाखाएं हैं इनकी भी कई उपशाखाओं और उपक्षेत्रों का विकास हुआ और उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य भी हुआ है। लेकिन यहाँ हम मानव भूगोल की जो मेन ब्रांचेस हैं केवल उन्हीं के बारे में जानेंगे। और मानव भूगोल की मुख्य शाखाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में। और जर्मन भूगोलवेत्ता गॉड्स को आर्थिक भूगोल का जनक माना जाता है, लेकिन इसका जो नामांकन है वो रूसी भूगोलवेत्ता लोमोनोसोव ने किया था, यानी सबसे पहले आर्थिक भूगोल शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। तो आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाओं के वितरण और प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यानी किसी भी क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं और वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ उसका रिलेशन किस तरह का है। तो इसमें हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारी जो हैं जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके साथ ही साथ उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं विनिमय आदि, यानी ये जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण, यानी जो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं उन्हीं के कारण आगे चल के आर्थिक भूगोल में भी कई उपशाखाओं का विकास हुआ। और वर्तमान समय में
इसका जो स्कोप है या इसका जो विषय क्षेत्र है वो इतना व्यापक हो गया है कि इसकी जो उपशाखाएं हैं वे भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने लगी हैं मानव भूगोल में। और इसकी आर्थिक भूगोल की जो मुख्य उपशाखाएं हैं वे निम्नलिखित हैं। इसमें सबसे पहला है कृषि भूगोल, जिसमें मानव जीविकोपार्जन के लिए जो कृषि करने की जो पद्धतियां हैं और कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में किस प्रकार से कृषि की जाती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरा जो है औद्योगिक भूगोल, इंडस्ट्रियल जियोग्राफी, उसमें मानव की जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और तीसरा जो है वो है वाणिज्य भूगोल, कमर्शियल ज्योग्राफी, यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में जो हम पढ़ते हैं उसके बाद में जो आगे का स्टेप है तीसरा, वो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो अध्ययन है वो वाणिज्य भूगोल में किया जाता है। और उसके बाद में इन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इनसे जो हमें उत्पाद मिल रहे हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन है, वो कैसे कहाँ से किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में हम परिवहन भूगोल यानी ट्रांसपोर्टेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और इन सारी क्रियाओं के लिए हमें संसाधन कहाँ से मिलते हैं और संसाधनों का वितरण कहाँ पे और किस प्रकार से है उसका अध्ययन हम रिसोर्स ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और आजकल जो है मार्केटिंग भूगोल का भी विकास हुआ है, जिसमें हम विभिन्न जो बाज़ार हैं उनके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। और एक तरह से देखें ग्लोबलाइजेशन के बाद में पूरा विश्व जो है वो एक बड़ा मार्केट बन चुका है। आज वियतनाम या बांग्लादेश में जो कपड़ा बनाया जाता है उसका जो मार्केट है वो इटली, यूरोप और आदि देशों में है। तो इन सभी का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक भूगोल या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में। तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में एक समय से दूसरे समय में होने वाले भौगोलिक परिवर्तनों के अध्ययन को हिस्टोरिकल ज्योग्राफी या ऐतिहासिक भूगोल कहते हैं। और जैसा कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्टशॉन ने कहा है, ऐतिहासिक भूगोल भूतकाल का भूगोल है। यानी जो हिस्ट्री, जैसा कि हमें पता है इतिहास जिसे कहते हैं, यानी भूतकाल में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनके अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। और जब उसी हिस्ट्री में हम जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स हैं, भौगोलिक जो तथ्य हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो वो ऐतिहासिक भूगोल कहलाता है। और इस दृष्टि से अगर हम देखें तो मानव भूगोल में मानव सभ्यता के इतिहास का अध्ययन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। किस प्रकार से मानव का उदय हुआ और किस प्रकार से सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा। और उसका जो अध्ययन है वो मानव भूगोल की जो विशिष्ट शाखा है ऐतिहासिक भूगोल, उसके अंतर्गत किया जाएगा। और अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल ओ सावर जो हैं वो ऐतिहासिक भूगोल के जनक कहलाते हैं। भारत के रेफरेंस में अगर हम देखें तो भारत का जो इतिहास है उस पे भारत की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, चाहे हम इसकी अवस्थिति की बात करें यानी लोकेशन की बात करें, इसकी फिजियोग्राफी की बात करें या क्लाइमेट की बात करें, इन सभी का जो इन्फ्लुएंस है वो भारत की हिस्ट्री पे रहा है। तो जैसे हिमालय के संदर्भ में हम बात करें तो हिमालय के जो उत्तर पश्चिम के दर्रे हैं उनसे आने वाली बहुत सारी जो विदेशी आक्रामक जो आक्रांता थे वे भारत में आए, जैसे और उनकी सभ्यता और संस्कृति का भारत में आगमन हुआ। उनमें यूनानी लोगों के आने से यानी ग्रीक जब इंडिया में आए तो जो ग्रीक जो कल्चर थी उसका इन्फ्लुएंस इंडिया में पड़ा। और उसके बाद में जो विदेशी आक्रांता थे कई सारे, जो गजनवी और गौरी और इस तरह से जो जो लोग आए, इन्होंने जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है और इतना जो सुनहरा इतिहास था उसको नष्ट करने का कार्य किया। और इसी तरह से अगर हम देखें तो सिंधु और गंगा के जो
इतने फर्टाइल जो प्लेन्स हैं, जो इतने उपजाऊ मैदान हैं, उन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा, भारतीय जो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, इसको बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित किया है। और अगर हम दक्षिण में जो खुला सागर है उसको जब देखते हैं तो उसके द्वारा, सागरीय यात्राओं के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो प्रभाव है वो पूर्वी जो एशिया है उसमें दूर दूर तक, सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया तक फैला। और इसी तरह से अगर हम उत्तर की ओर देखें तो हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई के कारण भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है वो उत्तर में ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाया। तो एक तरह से हिमालय ने यहाँ पे फिज़िकल बैरियर का काम किया। और इसी तरह से हम अगर शीतोष्ण कटिबंध को देखते हैं तो उसमें स्थित जो यूरोपीय सभ्यता है या यूरोपीय लोगों के विकास का जो कारण है वो उनके शीतोष्ण कटिबंध में अनुकूल जलवायु में स्थित होना रहा। तो ये सारे जो तथ्य हैं इनका अध्ययन हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी में करते हैं। और इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक स्थलाकृति में परिवर्तन करके, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसमें उसने चेंज करके एक अपना छोटा सा बसाव या हेमलेट या झोंपड़ियों का समूह कह सकते हैं जिसे हम, उसके रूप में मानवीय बस्तियों की शुरुआत की। और वहाँ से होते होते आज जो है इतने बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ गए हैं। तो ये जो क्रमिक विकास है ये सारा का सारा, ये किसका पार्ट कहलाएगा? ये हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का पार्ट कहलाएगा। और अब हम बात करते हैं राजनीतिक भूगोल या पॉलिटिकल ज्योग्राफी की। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम किसी भी राज्य की या प्रदेश या देश की सीमाओं, वहाँ के प्रशासनिक कार्यों, स्थानीय प्रशासन एवं अंतर्राष्ट्रीय सरकारी नीतियों आदि का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत हम जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनका भूगोलिक विश्लेषण करते हैं, यानी भौगोलिक संदर्भ से उनकी व्याख्या की जाती है। तो राजनीतिक परिस्थितियों में प्रादेशिक विभिन्नताओं का अध्ययन ही राजनीतिक भूगोल का अध्ययन केंद्र है। किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक जो क्रियाएं होती हैं वो उस क्षेत्र विशेष का जो भौगोलिक वातावरण है, जो नेचुरल या फिज़िकल एनवायरनमेंट हम जिसे कहते हैं, उससे सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। और इसमें उसकी जो लोकेशन है वो, उसका एक्सटेंशन, उसकी क्लाइमेट, पॉपुलेशन और उसका जो समुद्रीय स्थलीय सीमा होती है आदि चीज़ें जो हैं वो उसको प्रभावित करती हैं। और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, यानी रिसोर्सफुलनेस पे ही, कितने सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं उसके आधार पे ही जो देश होते हैं उनके राजनीतिक संबंध हैं वो स्थापित होते हैं। और इन्हीं संसाधनों पर आधिपत्य करने की जो होड़ है उसी के कारण अगर हम प्राचीन काल में देखें तो साम्राज्यवाद का जन्म हुआ, उपनिवेशवाद, और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मानव की राजनीतिक क्रियाओं के कारण ही इनका जन्म हुआ। इसी प्रकार से अगर हम वर्तमान परिस्थितियों में देखें तो जो जियोपॉलिटिक्स है, भू राजनीति, उसका भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें अत्यधिक महत्व है। और जियोपॉलिटिक्स जो है वो भूगोल और राजनीति का एक तरह से संगम है। राजनीतिक भूगोल का जनक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। और अब हम बात करते हैं सामाजिक भूगोल या सोशल ज्योग्राफी की। तो सोशल ज्योग्राफी जो है वो मानव भूगोल की एक मेन ब्रांच है जिसमें पर्यावरण के साथ मनुष्य के जो विभिन्न सामाजिक पक्ष हैं उनका क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य को एकांकी रूप में न लेते हुए मानव समूहों के रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। यानी समूह मतलब सामाजिक रूप से उसका अध्ययन किया जाता है और उसके पर्यावरण के साथ उसके संबंधों की व्याख्या की जाती है। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मानव एवं मानव समाज के उद्भव, किस तरह से उसका जन्म हुआ, फिर विकास कैसे हुआ, सामाजिक कितनी प्रक्रियाएं हैं, मानव और पर्यावरण के बीच
अंतर संबंध किस प्रकार से हैं और किस प्रकार से सामाजिक संगठन जो होते हैं उनका विकास हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। और गिलबर्ट एवं स्टील को सामाजिक भूगोल का जनक कहा जाता है। जितने भी मानव की सामाजिक क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं, क्योंकि आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ जिस तरह से मानव आर्थिक क्रियाएं करता है उसके साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन भी अपने आप घटित होने लगते हैं, और उनका जो अध्ययन है वो सामाजिक भूगोल का केंद्रीय बिंदु है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता प्रोफेसर ट्रिवार्था को जनसंख्या भूगोल का जनक माना जाता है, और जनसंख्या भूगोल में हम जनसांख्यिकी प्रक्रमों एवं प्रतिरूपों में आ जाएगा, जैसे वितरण कैसा है, कहाँ है, संगठन कैसा है, विकास किस तरह का है, प्रवास आदि जो फैक्ट हैं वो प्रतिरूप में आएंगे, में पाई जाने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और इसके पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम विश्व के किसी भाग में कुल जनसंख्या या विश्व की पूरी कुल जनसंख्या का वितरण, फिर डेंसिटी कितनी है, और जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी है, आयु एज के अनुसार, लिंगानुपात और साक्षरता, मतलब जनसंख्या के जो विभिन्न आयाम है जनसंख्या से संबंधित, उन सभी पक्षों का इसमें अध्ययन किया जाता है। और किसी भी देश के लिए वहाँ की जनसंख्या का अध्ययन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए प्राचीन काल से ही किसी न किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए जनसंख्या का अध्ययन होता रहा है। और इसी के अंतर्गत जनसंख्या और संसाधनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, और उनकी जनसंख्या के अध्ययन के द्वारा ही किसी भी क्षेत्र की जो प्रादेशिक नियोजन होता है, रीजनल प्लानिंग जो होती है, उसका निर्धारण किया जाता है। और इसी के साथ साथ माइग्रेशन या प्रवास और ट्रांसह्यूमेंस जो होता है, ये सारे जो बिंदु हैं इन सभी का अध्ययन पॉपुलेशन ज्योग्राफी में किया जाता है। और अगली जो मानव भूगोल की शाखा है वो है अधिवास भूगोल या सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अधिवास किसे कहते हैं। अधिवास का मतलब होता है एक प्रकार से घर से। तो मानव समाज अपने आवास, कार्य और सुरक्षा के लिए जो गृह निर्माण करता है, या समूह में घरों, एक तरह से सामूहिक जो गृह निर्मित किए जाते हैं उन्हें अधिवास कहा जाता है। और जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि कृषि है, खनन है, मत्स्यन है, पशुपालन है आदि के अंदर जो मानव समाज या मानव समूह संलग्न होता है, वो अपने वर्किंग प्लेस यानी कार्यस्थल जो होता है उसके पास में ही अपना अधिवास निर्मित करता है, अपने घर बनाता है। तो इस प्रकार से मानव जो भूगोल है उसकी जो शाखा है अधिवास भूगोल, उसके दो भाग हो जाते हैं, यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अनुसार ग्रामीण भूगोल, और जब मानव समूह जो है वो गैर प्राथमिक कार्यों यानी द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होता है, तो वो जो नगर हैं उनमें अधिवासों का निर्माण होता है, तो उनका अध्ययन नगरीय भूगोल में किया जाता है। अधिवास भूगोल में हम अधिवासों की उत्पत्ति, किस प्रकार से घरों का विकास हुआ और उनका अवस्थिति प्रतिरूप यानी किस तरह से उनकी बसावट है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उनका प्रकार कैसा है, उनका कार्यात्मक संगठन किस तरह का है, इन सभी का जो व्यवस्थित विवरण है वो सेटलमेंट ज्योग्राफी में प्रस्तुत किया जाता है। और अभी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, इसकी दोनों प्रमुख शाखाएं नगरीय भूगोल एवं ग्रामीण भूगोल हैं, और इन दोनों प्रकार के अधिवासों की जो कार्यशैली है और जो जीवन शैली है, इन सभी का अध्ययन अधिवास भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वो है सैन्य भूगोल या मिलिट्री जियोग्राफी। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं,
इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के जो वातावरण होते हैं वो किस प्रकार से युद्ध की सफलता को प्रभावित करते हैं, और इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो सैन्य क्रियाएं होती हैं, यानी जितने भी आर्मी से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, उनके सुचारू रूप से संचालन के लिए, उनके अच्छे प्रकार से उनके संचालन के लिए हमें ह्यूमन ज्योग्राफी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो किसी भी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान जो है वो भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की परिस्थितियों का ज्ञान हमें मानव भूगोल से प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्थलाकृतिक जो मानचित्र होते हैं उनका उपयोग भी सैन्य जो भूगोल है उसमें किया जाता है। इसलिए युद्ध की नीति जो है उसको तैयार करने, उसकी योजना बनाने आदि के लिए भी किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति है उसका ज्ञान होना, उच्चावचों, क्लाइमेट का, ड्रेनेज का और जंगल इत्यादि जो क्षेत्र है आदि जैसे जो भौगोलिक तत्व हैं उनका ज्ञान होना, किसी भी देश की जो युद्ध नीति होती है उसकी योजना बनाने के लिए ये जो भौगोलिक तथ्य हैं इनका ज्ञान होना आवश्यक है। और इन सभी के बारे में हम जो है वो सैन्य भूगोल में पढ़ते हैं। इसके अलावा आजकल जो भौगोलिक सूचना तंत्र है GIS और GPS और जो सैटेलाइट हैं उनसे भी जो जानकारी प्राप्त करके जो सैन्य भूगोल में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगली जो मानव भूगोल की शाखा है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सांस्कृतिक भूगोल या कल्चरल जियोग्राफी। और अमेरिकन भूगोलवेत्ता कार्ल सावर को इसका जनक माना जाता है। कल्चरल जियोग्राफी में हम मानव के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो मानव समाज जो है तो उसकी जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, जितने भी कला, साहित्य और समाज से जुड़ी हुई जितनी क्रियाएं हैं और अलग अलग जो कल्चरल ग्रुप्स हैं उनके बीच में और उनके पर्यावरण के बीच में उनकी जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और जितने भी कल्चरल जो फैक्ट्स हैं वो समय के साथ और स्थान के साथ बदलते रहते हैं, यानी किसी भी एक स्थान पे हर समय एक जैसे सांस्कृतिक तत्व नहीं पाए जाते और एक ही समय पे अलग अलग स्थानों पे एक जैसे सांस्कृतिक तत्व नहीं पाए जाते, यानी जो कल्चरल फैक्ट्स हैं वो टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो इन सभी का जो अध्ययन है हम कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं।